अब तक आपने सुना कि भैरव लगातार दामिनी को मनाने की कोशिश कर रहा है, पर दामिनी ने अपने इर्द गिर्द जैसे कोई दीवार खड़ी कर ली है जिसे भैरव तोड़ नहीं पा रहा है। वेद जी भैरव को बताते हैं कि उसे दामिनी को पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ वक्त देना होगा, क्योंकि जहर का असर 2 दिन में ठीक नहीं होगा। भानु भैरव और दामिनी को श्रावस्ती के जश्न में भेजता है। रास्ते में दामिनी और भैरव पर काले साए हमला कर देते हैं। अब आगे दामिनी का खून देख के भैरव के शरीर का सारा खून जैसे उसके दिमाग में उतर आया। भैरव ने चारों तरफ देखा, आदमी काला कपड़ा मुंह पे बांधे उनकी तरफ पड़ रहे थे। दामिनी और कोई एक और लड़का उन लुटेरों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने दामिनी की तरफ देखा तो उसका दायां कंधा खून से ढका था। उसके बाद भैरव को सिर्फ एक चीज याद रही, ये काले साए, ये गुंडे, ये लुटेरे, ये जो भी थे, उन्होंने दामिनी को चोट पहुंचाई थी। भैरव एक गर्जन के साथ उस झुंड पर टूटा और अपने तेजस से अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को साफ करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब तक उन लुटेरों को यह एहसास हुआ कि उन पे हमला किसी जंगल की आत्मा ने नहीं बल्कि एक आदमी ने किया है, तब तक उनमें से कई जमीन पर गिर चुके थे। भैरव को खुद होश नहीं था कि उसका खंजर कितनी तेज और कितनी सफाई से इंसान के 2 हिस्से कर रहा था। जब दामिनी ने भैरव को आवाज दी तो भैरव लाशों के एक ढेर पर खड़ा था। कुछ लुटेरे जो अब भी जिंदा बच गए थे, घोड़ों पर बैठ के इधर उधर बच के भाग रहे थे। दामिनी की आवाज से भैरव को जैसे होश आया। वो भाग के दामिनी के पास पहुंचा। तुम ठीक हो ना? ये खून कहां से निकल रहा है? ज्यादा तो नहीं लगी? भैरव, हम ठीक हैं, पर तुम्हें क्या हो गया था? दामिनी भैरव के पीछे जमीन पर बिखरी लाशों और खून में ढके भैरव को देखकर बोली, तुम्हें चोट लग गई? तुम्हारा खून देख के हमें ना जाने क्या हो गया था। भैरव! दामिनी ने प्यार से भैरव के मुंह पर अपना हाथ रखा। तुम हमारी जरा सी चोट पर इतने लोगों को मार दोगे? अगर हमें सच में कभी कुछ हो गया तो तुम्हें हम कुछ होने ही नहीं देंगे। अगर फिर भी हो गया तो मैं इस दुनिया को ही आग लगा दूंगा। दामिनी ने भैरव को गले लगा लिया। भैरव को लगा न जाने कितने दिनों बाद आज वो दामिनी से मिल रहा है। भैरव ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसे लगा कि दामिनी का पूरा शरीर उसकी बाहों में ही अकड़कर पत्थर हो गया है। तभी एक आदमी की आवाज आई। लुटेरे थे शायद, आजकल इस हिस्से में आए दिन मिल जाते हैं। दामिनी भैरव से दूर हो गई। अजनबी उन लोगों की लाशों को देखने में इतना मगन था कि शायद उसने दामिनी और भैरव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था। भैरव, ये समय पर नहीं आते तो शायद बचना थोड़ा मुश्किल था। इन आदमियों ने हमें घेर लिया था। अरे आते कैसे नहीं? अगर एक औरत की मदद की गुहार पे हम नहीं आते तो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाते? और जब आवाज लगाने वाली लड़की इतनी खूबसूरत हो तो आना ही पड़ता है। इसका मतलब अगर लड़की खूबसूरत ना होती तो आप ना बचाते? दामिनी ने कहा। नहीं, आते तो तब भी, पर भागते हुए नहीं, थोड़ा आराम से आते। अजनबी ने मजाक किया। दामिनी और अजनबी हंसने लगे। आप कौन? भैरव ने गंभीरता से पूछा। उसे इस आदमी की बात पे दामिनी का इतना हंसना अच्छा नहीं लगा था शायद। ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। एक छोटे से खंजर से पूरी फौज को मिट्टी में मिला देने वाला अगर श्रावस्ती आया है तो हमें पता तो चले कि वो इंसान है कौन। पहले सवाल मैंने किया, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ के राजकुमार उदयवीर हैं और अपने राज्य की सैर पे निकले हैं। अब आप बताएं। माफी चाहता हूँ राजकुमार, मैं बगल के राज्य बिलासपुर से राजकुमारी की सुरक्षा में भैरव और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राजकुमारी दामिनी। तो आप हैं राजकुमारी दामिनी? आपके तो चर्चे यहाँ श्रावस्ती तक हैं। आपके गांव के लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, पर हमें आपसे शिकायत है। हमसे कैसी शिकायत? दामिनी ने पूछा। आपके राशन बांटने की खबर हमारे यहाँ भी आ पहुंची है। अब हमारे लोग भी हमसे राशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों फिर से हंसने लगे। भैरव चुपचाप नदी की तरफ चला गया। उसने नदी में खुद को देखा तो वो अपने आप को पहचान नहीं पाया। वो पूरी तरह से खून से ढका था। उसने अपने हाथ पैर नदी के ठंडे पानी से धोए
और दामिनी और उस अजनबी राजकुमार उदयवीर की तरफ देखा। वो दोनों किसी बात पर अभी हंस रहे थे। भैरव ने लंबी सांस ली। वो समझ गया था कि वो जिस सुकून को ढूंढने श्रावस्ती आया था वो उसे नहीं मिलेगा। जब भैरव और दामिनी उदयवीर के साथ श्रावस्ती के माया महल में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि आज तक माया महल के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सुना था वो सब बिल्कुल ठीक था। नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत महल देखने वाले कुछ देर तक देखते रह जाते थे। श्रावस्ती राजा का एक ही बेटा था, उदयवीर। श्रावस्ती और अगल बगल के इलाकों में राजकुमार उदयवीर की बहादुरी और आकर्षण के चर्चे दूर दूर तक थे। हालांकि भैरव को वो कहीं से भी कुछ खास नहीं लग रहा था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उदयवीर ने अपने सिपाहियों को बुला के राजकुमारी के रहने का बंदोबस्त महल के ठीक पीछे जल महल में कराया था। जो दासी राजकुमारी दामिनी को जल महल तक लेकर गई थी उसका नाम शोभा था। जल महल बहुत ही खास मेहमानों के लिए खुलता है राजकुमारी। अच्छा, जी हाँ, ये महल का सबसे सुंदर हिस्सा भी है। देखिए, शोभा ने शीशे का दरवाजा खोलते हुए कहा। दामिनी और भैरव जब अंदर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि शोभा झूठ नहीं कह रही थी। वो सच में एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में खड़े थे जहां छत भी शीशे की थी और फर्श भी। ऊपर तारों से भरा आसमां और नीचे झील का पानी। वो महल झील के बीचों बीच बना था। भैरव के लिए भी एक कमरा जल महल में ही तैयार किया गया था क्योंकि राजकुमारी की सुरक्षा में उसे हर वक्त उनके साथ रहना था। दामिनी जश्न के लिए तैयार होने चली गई। भैरव भी अपने कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गया। ऊपर आसमान में तारे आना शुरू हो गए थे। भैरव को लगा जैसे वो काली चोटी पर कुटिया के बाहर लेटा आसमान देख रहा है। उसे कुंदन बैरागी का चेहरा याद आया। वापस मुड़ के कभी मत आना भैरव। वो चाहकर भी वहां वापस नहीं जा सकता था। दामिनी के इतने पास होने के बावजूद वो आज अकेला महसूस कर रहा था। पर भैरव को लगा शायद कई दिनों की थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। भैरव जब बाहर निकला तो दामिनी तैयार उसके सामने खड़ी थी। दामिनी की खूबसूरती के आगे उसके पीछे लाखों दियों से सजा महल फीका पड़ रहा था। भैरव कुछ देर के लिए अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाया। ऐसे क्या देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? दामिनी ने कहा। पिछले कुछ दिनों से दामिनी जब भी उससे बात करती थी भैरव को ऐसा लगता था कि दामिनी नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है। पर अभी यहाँ इस जल महल में जो लड़की सामने खड़ी थी वो उसकी दामिनी की तरह ही बोल रही थी। वो दामिनी जो उससे कभी नाराज नहीं होती थी। वो दामिनी जो उसकी इतनी फिक्र करती थी। भैरव दामिनी की तरफ बढ़ा। उसने दामिनी को छूने के लिए डर डर के हाथ आगे बढ़ाया पर दामिनी ने कोई विरोध नहीं किया। भैरव ने चैन की सांस ली और दामिनी को गले लगा लिया। तुम थोड़े ज्यादा भावुक नहीं हो रहे आजकल? और तुम थोड़ा ज्यादा ही नाराज नहीं हो रही आजकल? मैं तुमसे कब नाराज हुई? दामिनी ने मासूमियत से पूछा। भैरव ने कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से ये पल खराब हो कि तभी दरवाजे पर उदयवीर की आवाज आई। दामिनी भैरव से अलग होकर खड़ी हो गई। उदयवीर अंदर आया। मुझे लगा कि आपको रास्ता मालूम नहीं होगा इसलिए मैं आपको लेने चला। उदयवीर दामिनी को देख के जो भी कहना चाहता था वो भूल गया। तो आप हमको लेने चले आए? ठीक समझे ना? जी बिल्कुल। आप सच में बहुत खूबसूरत है राजकुमारी। अच्छा, क्यों भैरव, ये सही कह रहे हैं क्या? दामिनी ने भैरव से पूछा। दामिनी जानती थी कि भैरव गुस्से से लाल हो गया था। उदयवीर का दामिनी से इस तरह बात करना भैरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भैरव जानता था कि दामिनी उसे जानबूझकर छेड़ रही है। मैं आप लोगों का बाहर इंतजार करता हूं राजकुमारी, कहकर भैरव आगे बढ़ा। उसने उदयवीर को कहते सुना, बहुत खतरनाक आदमी लगता है, कभी हंसता नहीं है क्या? दामिनी के हंसने की आवाज आई। भैरव बाहर आ गया। उसके फौरन बाद ही दामिनी और उदयवीर भी आ गए और वो लोग महल की तरफ बढ़े। जश्न की चकाचौंध में दामिनी भैरव से कहीं खो गई। भैरव ने हर तरफ नजर दौड़ाई पर राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं था। भैरव महल की तरफ बढ़ा तो एक दरवाजे के पीछे से उसे कुछ आवाजें आई। उनमें से एक आवाज दामिनी की थी।
भैरव ने कमरे में झांका तो दामिनी एक आदमी के साथ खड़ी थी। वो आदमी दामिनी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, पर दामिनी उसे बुरी तरह डांट रही थी। जितना कहा है उतना करो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। पर राजकुमारी, आपको इससे नुकसान हो सकता है। हम ये नहीं कर सकते। हमारे फायदे नुकसान की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुमसे जो कहा है वो करो, और अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, इतना समझ लो। वो आदमी जैसे दामिनी से अपनी जान छुड़ा के भागा। दामिनी के चेहरे पर उस वक्त परेशानी साफ दिख रही थी। भैरव उसके पास गया। सब ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ, सब ठीक है। ठीक क्यों नहीं होगा? और तुम यहां क्या कर रहे हो? दामिनी का चेहरा एकदम से बदल गया। भैरव समझ गया कि दामिनी उससे कुछ छुपा रही है, पर भैरव ने उस आदमी की शक्ल को अच्छी तरह पहचान लिया था, और सच का पता तो वो लगा ही लेगा, चाहे दामिनी कितना भी उससे छुपाने की कोशिश क्यों ना करे। दामिनी के पीछे पीछे भैरव भी जश्न में आया कि तभी उसको एक कोने में वही आदमी दिखा जिसे अभी दामिनी डांट रही थी। भैरव दामिनी के पीछे से गायब होकर उस आदमी की तरफ बढ़ा, पर तभी भैरव किसी से टकराया और उसके हाथ से जाम का गिलास नीचे गिर गया। माफ करिएगा, मैंने देखा नहीं, कहकर भैरव आगे बढ़ा ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माफी किस बात की मांग रहे हो? शराब का गिलास गिराने की या हमें ना देखने की? भैरव ने मुड़ के आवाज की तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत सामने खड़ी थी। वो उम्र में कुछ साल बड़ी थी, पर उनके जेवर और पहनावे से भैरव समझ गया था कि वो राजघराने की ही होंगी। वो औरत भैरव को देखकर चौंक गई। भैरव आगे बढ़ने लगा तो उसने भैरव का हाथ पकड़ लिया और भैरव को घूरने लगी। पहले भैरव को लगा कि शायद शराब गिरने की वजह से वो औरत नाराज है, पर भैरव ने जब देखा तो वो भैरव को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहचानती हो। मैंने आपसे कहा, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती से गिर गया। कौन हो तुम? जी, मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं भैरव। नहीं, सच बताओ, कौन हो तुम? मैं सच में भैरव हूं, आप शायद गलत समझ रही हैं। अरे रानी सा, क्या हुआ? सब ठीक है? उदयवीर वहां आ गया। ये लड़का कौन है? ये तो भैरव है, बिलासपुर घराने की राजकुमारी दामिनी का सलाहकार। नहीं, ये युवराज है। रानी सा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये युवराज कैसे हो सकता है? भैरव आगे बढ़ने लगा, तभी उस औरत ने कहा, ये गौरी का बेटा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। गौरी, उसकी मां का नाम। उसकी मां का नाम ये रानी सा कैसे जानती थी? पर भैरव अब रुक नहीं सकता था। भैरव तेजी से वहां से निकल गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो अपने दिल की धड़कन खुद सुन सकता था। भैरव को हर हाल में रानी सा से मिलना होगा, पर छुप के, वरना त्रिशिराज उसे ढूंढ लेगा। भैरव समझ गया था कि अगर श्रावस्ती की रानी सा उसकी मां गौरी को जानती है तो ये पक्का है कि त्रिशिराज भी रानी सा को जानता होगा। आखिर राजकुमारी दामिनी भैरव से क्या छुपा रही है? क्या श्रावस्ती से भैरव का कोई गहरा नाता है? रानी सा भैरव की मां को कैसे और क्यों जानती है? क्या भैरव को अपने अतीत से जुड़े कुछ सवालों का जवाब श्रावस्ती के इस महल में मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।